Hello friends, welcome to OneWise. Today we are going to discuss RBI acts to revive economy during COVID-19. दोस्तों इस पेपर को आप रिलेट कर सकते हैं, इस सेशन को रिलेट कर सकते हैं जीएस पार्ट थर्ड से, इकोनॉमी से आप इसे रिलेट कर सकते हैं जो आपके प्री और मेंस दोनों के प्रोस्पेक्टिव से तैयार किया गया है। चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बेसिक का। ठीक है, पहले हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या कर लेते हैं, इंग्रेडिएंट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो आज का जो न्यूज़पेपर है, जो सर न्यूज सेशन है, उसमें हम डिस्कस करेंगे, है ना। आरबीआई ने कोविड-19 को सर वाइप आउट करने के लिए क्या क्या कदम उठाए उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों, है ना, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के बारे में। तो अभी आप रिवर्स रेपो रेट को समझने से पहले आप पहले समझेंगे दोस्तों रेपो रेट का समझेंगे। व्हाट इज रेपो रेट? तो आप देखिए ये क्या है दोस्तों, हमारा आरबीआई है, ये कॉमर्शियल बैंक है। कॉमर्शियल बैंक का मतलब एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया दोस्तों। तो अगर क्या होता है, जिस रेट पे दोस्तों कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए, है ना, जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लेते हैं, है ना, ये पैसे कहां से विड्रॉ करेंगे दोस्तों, ये पैसे विड्रॉ करेंगे, कॉमर्शियल बैंक पैसा विड्रॉ करेगा कहां से, रिजर्व बैंक से। लेकिन ये सर ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, रेपो रेट होता है। लेकिन कभी ऐसे भी सिचुएशन आते हैं जिस सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, इसका जस्ट रिवर्स होता है, अपोजिट होता है। अगर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए या शॉर्ट पीरियड के लिए दोस्तों जो मनी लेती है, उस रेट को क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, उस रेट को क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो रेपो रेट में क्या हो रहा है दोस्तों, आप देख लीजिए, रेपो रेट में क्या हो रहा है कि कॉमर्शियल बैंक कहां से पैसे ले रहे हैं, आरबीआई से ले रहा है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। रिवर्स रेपो रेट में क्या हो रहा है दोस्तों कि कॉमर्शियल बैंक से आरबीआई क्या कर रही है सर, पैसा ले रही है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। अब देखो ये क्या है दोस्तों, अगर ऐसा होता है, ये जो हमारा मॉनेटरी सिस्टम है, ये मॉनेटरी सिस्टम से क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे इकोनॉमी पे, इस बात को भी हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मान लीजिए दोस्तों यहां पे रिजर्व बैंक से कॉमर्शियल बैंक ने क्या किया, पैसा लिया। ठीक है, तो ये पैसा कहां जाएगा, ये हमारे बोरोवर्स के पास जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों कहां पे जाएगा, कस्टमर के पास जाएगा, इसके जो बैंक के जो कस्टमर होंगे उनके पास जाएगा। तो ये मार्केट में पैसा जाएगा, तो मार्केट में क्या होगा, लिक्विडिटी क्या जाएगी, बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब लोगों के पास मार्केट में क्या हो सर, पैसे ज्यादा फ्लो करेंगे, तो लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा किसी सामान को खरीदने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अगर क्या हो सर, जब क्या करता है, जब सिंपल सी बात है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि आरबीआई ने कॉमर्शियल बैंक को क्या हो सर, पैसा दिया, तो ये पैसा अपने पास रखेंगे नहीं, ये पैसा किसके पास फ्लो करेगा, ये मार्केट में फ्लो करेगा। तो जब मार्केट में फ्लो करेगा तो मार्केट में मनी क्या हो सर, मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो मनी सप्लाई ज्यादा होगा, इसका मतलब लिक्विडिटी क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। अब आप एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, अब थोड़ा सा समझिए कि अगर ठीक है, अगर रेपो रेट का बढ़ने और घटने से क्या फर्क पड़ेगा। अगर मान लीजिए रेपो रेट को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, रेपो रेट मान लीजिए सर पहले था 4%, ठीक है, अब हमने रेपो रेट को कर दिया 6%। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, जब रेपो रेट 4% होगा तो कॉमर्शियल बैंक सोचेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम क्या सर पैसा कहां से लेकर के आए, आरबीआई से लेकर के आए। ठीक है, तो जब क्या हो सर, रेपो रेट घटा दिया जाएगा, जब रेपो रेट घटा दिया जाएगा तब वैसी परिस्थिति में क्या होगा दोस्तों, लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप सोचिए कि हम क्या कर दें सर, 6% रेपो रेट कर दें, तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे सर, जितना उनके पास पैसा रहेगा उसी में वो काम चलाने की कोशिश करेंगे, वो कम पैसा विड्रॉ करेंगे आरबीआई से, क्योंकि इन्हें क्या करना है, ज्यादा पैसा जमा करना पड़ रहा है, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्हें चुकाना पड़ रहा है। तो अगर क्या होता है, अगर ये रेपो रेट क्या कर जाएगा, अगर ये बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, तो मार्केट में जो लिक्विडिटी होगी, मार्केट की जो लिक्विडिटी होगी वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कम होगा। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब मैंने ये कहा कि अगर मान लो रेपो रेट को अगर हम बढ़ा दें, अगर रेपो रेट को बढ़ा दें तो लिक्विडिटी क्या होगी दोस्तों, कम हो जाएगी। लिक्विडिटी क्या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। लिक्विडिटी का मतलब हुआ है ना, मनी फ्लो इन मार्केट।
है ना। जो मनी क्या करेगा, फ्लो करेगा मार्केट में, उसे हम क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी बोलेंगे। मतलब ज़्यादा लोगों के पास क्या होगा, पैसा होगा, जिसको हम फ्लो ऑफ मनी भी बोल सकते हैं, फ्लो ऑफ मनी इन मार्केट। लेकिन अगर हम रेपो रेट को दोस्तों घटा देते हैं, अगर रेपो रेट को हम घटा देंगे, तो जैसे हम रेपो रेट को घटाएंगे तो क्या हो सर, कॉमर्शियल बैंक ज़्यादा पैसा यहाँ से विड्रॉ करेगी, और ये ज़्यादा पैसे किसको देगी, विड्रॉवल के पास ज़्यादा पैसा जाएगा, है ना, बोरोवर्स के पास क्या हो सर, ज़्यादा पैसा जाएगा, मतलब मार्केट में ज़्यादा मनी फ्लो करेगा। तो जैसे ही क्या हो सर, रेपो रेट को घटाएंगे तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज आप समझना चाहते हैं कि आज के जो न्यूज़ है उसको हम समझें, उस कॉन्टेक्स्ट को समझें, तो इस बात को समझिए पहले। एक तो ये होगा। दूसरी बात, आप सर यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट को समझिए। रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो हमने क्या कहा दोस्तों, कॉमर्शियल बैंक से जो पैसे लेते हैं, क्या हो सर, जो कॉमर्शियल बैंक से रिजर्व बैंक पैसा लेता है, उस रेट पर वो जो क्या हो सर, वो उस रेट को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। अब ये होता है कि अगर मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट जो है उसको अगर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, अगर रिवर्स रेपो रेट क्या हो दोस्तों, अगर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो बात समझने की कोशिश कीजिएगा। जब रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो क्या करेगा, जो कॉमर्शियल बैंक होंगे, कॉमर्शियल जो बैंक होंगे, वो कहां जाकर, जैसे अगर मान लो सर रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा तो कॉमर्शियल बैंक बोरोवर्स को पैसा ना दे करके कहां जमा करेंगे, वो आरबीआई में जमा करेंगे। ठीक है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम सर करें रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ा दिया जाएगा तो इसको क्या हो सर, यहां पे पैसा देने में, बोरोवर्स को पैसा देने में, है ना, कॉमर्शियल बैंक को प्रॉब्लम है, उसके प्रॉब्लम, पैसा क्या हो सकता है, एनपीए हो सकता है ना, एनपीए नन बैंक, क्या आपको पता होगा दोस्तों, नन परफॉर्मिंग एसेट को कन्वर्ट कर सकता है, नन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहां पे क्या हो सर, कॉमर्शियल बैंक को बोरोवर्स को पैसा देने में रिस्क है। तो अगर मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाता है, तो ये जानता है कॉमर्शियल बैंक, ये जानते हैं कि सर अगर हम यहाँ पे पैसा जमा करेंगे तो हमारा पैसा नहीं डूबने वाला है, तो ये कहाँ करेंगे, ये दोस्तों पैसे कहाँ जमा कर देंगे, यहाँ ज़्यादा जमा करेंगे। और जब ये पैसे आरबीआई में ज़्यादा जमा करेंगे तो ये बोरोवर्स से भी पैसे लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, लिक्विडिटी जो होगी वो घट जाएगी, मार्केट की लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन अगर रिवर्स रेपो रेट दोस्तों, अगर रिवर्स रेपो रेट क्या कर दिया जाए, अगर डिक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, मान लीजिए डिक्रीज करके सर 4% कर दिया जाए, पहले 6% था, है ना, रिवर्स रेपो रेट, अब डिक्रीज करके सर 4% कर दिया गया। तो जैसे ही 4% करेगा तो सर अब देखो, बैंक काम कर रही है तो उसे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, जो ज़्यादा इंटरेस्ट देगा उसके पास वो क्या हो सर, कॉमर्शियल बैंक उसके पास जाएगी। तो जैसे ही इसका इंटरेस्ट रेपो रेट का सर इंटरेस्ट, रिवर्स रेपो रेट का इंटरेस्ट जैसे ही कमेगा, कॉमर्शियल बैंक किसकी ओर मुड़ जाएंगे, वो बोरोवर्स की ओर मुड़ जाएंगे। वो बोरोवर्स को पैसा देना क्या हो सर, ज़्यादा प्रेफरेबल समझेंगे, एनपीए होने के बावजूद भी वो रिस्क लेना चाहेंगे, क्योंकि सर उनको पता है कि हमें यहाँ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ज़्यादा हमें कहाँ रेट मिल रहा है। रेट कहाँ मिल रहा है दोस्तों, हमें इंटरेस्ट कहाँ मिल रहा है, हमें बोरोवर्स से मिल रहा है। तो ये क्या होगा, अगर ये बोरोवर्स को पास पैसा देंगे तो लिक्विडिटी जो होगी क्या होगी दोस्तों, बढ़ जाएगी। तो ये बात आपको समझना है कि लिक्विडिटी कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है। अगर इस बात को आप नहीं समझेंगे तो आगे मैं जो कुछ भी समझाऊंगा आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये बात पहले समझिए कि सबसे पहले बात मैं 10 सेकंड में फिर से रिवाइज कर देता हूं, ठीक है, कि भैया सबसे पहले रेपो रेट क्या होता है दोस्तों। तो रेपो रेट, जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा क्रेडिट लेते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो रेपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट किसे बोलते हैं, तो जिस रेट पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेती है उसके लिए क्या कहते हैं दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो यही बात यहां पे लिखा गया है कि अगर हम दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर रिवर्स रेपो रेट क्या हुआ, बढ़ा दिया जाए और घटा दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा इकोनॉमी पे, इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। आशा करता हूं कि ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखो एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूं, एक तो टर्म हमने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और रिवर्स रेपो रेट को और रेपो रेट को बढ़ने और घटने से क्या इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ता है, ये बात आपने समझ लिया। दूसरी बात क्या होता है कि हम बहुत बार समझते रहते हैं, फिस्कल डिफिसिट हम वर्ड सुनते हैं, बट क्या हम फिस्कल डिफिसिट को समझ पाते हैं कभी कि क्या वो फिस्कल डिफिसिट होता क्या है। तो चलिए दोस्तों हम आज समझते हैं कि फिस्कल डिफिसिट होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। देखो फिस्कल डिफिसिट को बोलते हैं क्या सर, अगर आपको सुदिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं वित्तीय घाटा। अब फिस्कल डिफिसिट होता क्या है दोस्तों, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि बात कर रहे हैं दोस्तों, मान लीजिए एक फैमिली है, मान लीजिए दोस्तों एक
वन एक फैमिली है दोस्तों, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए एक फैमिली है, उसमें मेंबर कौन कौन है? ए मेंबर है, बी मेंबर है, सी मेंबर है। ठीक है, ए बी सी क्या है दोस्तों? मेंबर हैं। अब क्या होगा कि इस फैमिली में एक कमाकर अर्न करेगा पैसा सर, और कहाँ जमा करेगा? फैमिली के पास लाएगा। बी अर्न करेगा और कहाँ लेकर आएगा दोस्तों? फैमिली के पास आएगा। सी अर्न करेगा और कहाँ लेकर आएगा दोस्तों? फैमिली के पास आएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है सर? ए का ये जब अर्न कर रहा है तो ये अभी अपना प्रॉफिट कहाँ लेकर के आया? अपने फैमिली के पास लेकर आया। बी भी अपना प्रॉफिट कहाँ लेकर के आया दोस्तों? फैमिली के पास लेकर आया। सी भी कहाँ अपना प्रॉफिट लेकर के आया दोस्तों? फैमिली के पास ले आया। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो यहां से पैसे को खर्च कर रहे होंगे, एक्सपेंड कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? एक्सपेंड कर रहे होंगे। अब देखिए यहां से भी एक्सपेंड हो रहा है, यहां से भी एक्सपेंड हो रहा है दोस्तों, और यहां से भी एक्सपेंड हो रहा है। तो अब आप सोचिए यहां पे कमाने वाले लोग कितने हैं? ए बी सी हैं, और एक्सपेंड करने वाले की संख्या क्या सर? ज्यादा है ना? एक्सपेंड ज्यादा हो रहा है। अब देखो, अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर ये पूरे फैमिली का अर्निंग 100 रुपया है ना? ये क्या हो सर? इस पूरे फैमिली का अर्निंग क्या है? ए बी और सी मिलकर कितना कमाता है? 100 रुपया कमाता है। लेकिन इस फैमिली का पूरा एक्सपेंडिचर क्या है सर? 150 रुपीज है। ठीक है, तो ये फैमिली कितने रुपए के घाटा में चली गई? ये 50 रुपीज के घाटा में चली गई। ये जो फैमिली है वो 50 रुपीज से क्या हो सर? ये घाटा में चली गई, है ना? उसको घाटा हुआ, वृत्तीय घाटा हुआ। तो अगर हम कहेंगे दोस्तों, जैसे अगर मान लो, तो हम ये कह सकते हैं कि यह फैमिली, या जो फैमिली है, एफ जो फैमिली है, वो क्या हो सर? फिजिकल डेफिशिएट से गुजर रहा है ना? या फिजिकल डेफिशिएट से क्या कर रहा है? जूझ रहा है। हम ये इस बात को, वर्ड को यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्या हो सर? इसका अर्निंग जो है वो कम है, परंतु इसका एक्सपेंड क्या है दोस्तों? ज्यादा है। अब देखो सिंपल सी बात है, यही चीज हमारे गवर्नमेंट के साथ होता है। अब गवर्नमेंट हमारा है दोस्तों, अब गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी यूनिट है जहां से वो पैसा अर्न करती है ना? बहुत जगह से क्या हो सर? पैसे वो अर्न करेंगे। अब पैसे अर्न करने के क्या तरीके हैं? अब पैसे तो या तो सर वो टैक्स से आ सकता है, या तो वो पैसे क्या होंगे? डायरेक्ट टैक्स के रूप में होगा, या तो वो इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में होगा, है ना? या तो हम उसे बोल सकते हैं टैक्स रेवेन्यू बोल सकते हैं, या तो उसे क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि टैक्स रेवेन्यू से उनके पास पैसा आ सकता है, या तो उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू से पैसा आ सकता है। टैक्स रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ दोस्तों? टैक्स रेवेन्यू का मतलब हुआ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, है ना? जो सर्विस से पैसे आते हैं, जो सर्विस से पैसे आते हैं उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों नॉन टैक्स रेवेन्यू। जैसे सरकार आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, तो उसके लिए क्या हो सर? आप चार्ज जमा कर रहे हो, तो ये क्या हुआ? नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, आप दोस्तों फर्म के रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, उसमें भी पैसे लग रहे हैं, है ना? आर्म्स का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो उसमें भी पैसे लग रहे हैं। वाटर सप्लाई कर रहा है सर हमारी सरकार, तो उसमें भी पैसे लग रहे हैं। तो ये क्या हो सर? जब कोई सरकार सर्विस के लिए, है ना, सर्विस के लिए और गुड्स के लिए आप पे क्या कर सकती है? चार्ज लगाती है। ठीक है, तो ये पैसे अर्न करने के तरीके हैं। अब यहां से सरकार जो है, हमारी गवर्नमेंट है, जो पैसा कमा रही है, अर्न कर रही है। अब बहुत सारे, जैसे क्या हो सर? बहुत सारे स्कीम चल रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, बहुत सारे क्या हो सर? है ना, स्कीम ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं दोस्तों। तो ऐसी परिस्थितियों में, ठीक है, बहुत सारा ग्रांट्स दिया जा रहा है गरीबों को। ठीक है, कोविड-19 में आपने सर बहुत सारे ग्रांट्स सरकार भी दे रही है सर, स्टेट गवर्नमेंट भी दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है। तो ये पैसे खर्च हो रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट सर 100 रुपया अर्न कर रही है, एक्सपेंड 150 रुपीज कर रही है ना? 150 रुपीज क्या हो सर? वो एक्सपेंड कर रही है, तो वो क्या हुआ सर? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल डिफिशिएट बोलते हैं। अगर ये टर्म बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो ये थोड़ा सा टर्म को समझते हैं। When the government's non-borrowed receipt, non-borrowed receipt का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये समझिएगा, है ना? वो पैसे जिसको ये कहीं से लिए नहीं है, उधार किसी से नहीं लिए हैं, वे पैसा जो इनके पास कमाए जाते हैं। ठीक है, ये पैसा जो ये कमाते हैं। तो when the government's non-borrowed receipt fall short of its entire expenditure, जितना इसके पास पैसा आया, है ना, वो कम पड़ गया, जितना खर्च करना था उतना में क्या हो सर? कम पड़ गया। तो ये जो कम पड़ गया ना, है ना, इट हैज टू बी बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक टू मीट द शॉर्टफॉल। अब क्या होगा सर? अगर गवर्नमेंट के पास पैसा कम जाएगी तो वो पैसा कहां से लेगी? आरबीआई से पैसा लेगा। हो सकता है क्या हो सर, है ना, हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी मॉनेटरी फंड से वो पैसा अर्न करे। ठीक है, तो ये कह रहे सर सिंपल सी बात है। और द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसेस ओवर द नॉन बोरोड रिसिप्ट इज नोन एज फिजिकल डिफिसिट।
ये जो 50 रुपीज आपके पास जो आ रहा था ना, 50 रुपीज, 100 रुपया अर्न कर रहे थे, 150 रुपया खर्च कर रहे थे, तो ये जो 50 रुपीज आ रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, फिस्कल डिफिसिट बोलते हैं। तो ये जो पैसा है ना, जितना अर्न कर रहा है और जितना एक्सपेंड कर रहा है, और उसके अलावा जो एक्सपेंड ज्यादा हुआ, वो जो एक्सपेंस, जो एक्सेस एक्सपेंस है ना, जो टोटल में से एक्सेस एक्सपेंस है, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, फिस्कल डिफिसिट कहा जाता है। तो ये टर्म ना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फिस्कल डिफिसिट कहते किसको हैं। बहुत बार आपने सुना होगा फिस्कल डिफिसिट, ये फिस्कल डिफिसिट। एक बात और आपको बताता हूं, फिस्कल डिफिसिट जो दोस्तों कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी पे, ठीक है। ऐसा माना जाता है, ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अगर हमारी फिस्कल डिफिसिट 3% के अराउंड हो, ठीक है, अगर हमारी फिस्कल डिफिसिट 3% के अराउंड हो, तो हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। बट देखो 3% हो, इसका मतलब क्या हो सकता है, 3% घाटे में है, ठीक है, समझ रहे मेरे बात को। लेकिन अरे होना तो क्या चाहिए सर, अगर कोई कंट्री ए है तो उसकी क्या हो सर, पूरी बैलेंस होनी चाहिए था, जितना एक्सपेंड कर रहा है ना, उतना ही वो अर्न कर रहा है, तो अर्निंग और एक्सपेंस क्या होना चाहिए था, इक्वल होना चाहिए था। लेकिन फिर भी कहा जाता है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऐसे बोलते हैं कि अगर 3% अगर हमारा क्या हो सर, फिस्कल डिफिसिट रहता है, तब भी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। परंतु 3% से बहुत ज़्यादा है सर अभी हमारी फिस्कल डिफिसिट हमारी कंट्री की। अब आगे समझते हैं, दूसरा टर्म आता है दोस्तों फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। सेम कंडीशन, अगर कोई फैमिली ए है, ठीक है, फैमिली ए दोस्तों, अब ये पैसे अर्न कर रहे हैं यहां से, ठीक है, अब वो एक्सपेंड भी कर रहे हैं पैसे यहां से, तो कोई तो पॉलिसी तैयार करेंगे ना कि कितना खर्च करना है और कितना क्या हो सर, मुझे एक्सपेंड करना है। और अगर हमें पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, अगर हम ज़्यादा हमें एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए एक पॉलिसी तैयार करेगी कि हम कहाँ से पैसा को ला सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी होती है उसी को क्या बोलते हैं सर, फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। शायद ये टर्म समझ में आ गया होगा। तो अब आप इसको सर पढ़ने के लिए तो पढ़ सकते हैं, इट इज द गवर्नमेंट्स एक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एग्रीगेट लेवल ऑफ रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग, ठीक है दोस्तों। रेवेन्यू क्या हुआ, रेवेन्यू का मतलब ये हुआ पैसे को अर्न करना, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू, ठीक है। और एक्सपेंडिंग तो आप समझ रहे हो। तो कह रहा है इट इज द गवर्नमेंट एक्शन, ये गवर्नमेंट का एक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू एग्रीगेट लेवल ऑफ रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग, ठीक है। मतलब एक पॉलिसी है कि जो फिजिकल डिफिसिट होता है उसको इक्विवेलेंट कैसे रखा जाए, एक तराजू पर, अगर ये तराजू है दोस्तों, तो ये बैलेंस कैसे रहे, इसी को बनाने के लिए एक पॉलिसी तैयार की जाती है। इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। तो फिजिकल पॉलिसी इज इंप्लीमेंटेड थ्रू द बजट, है ना, एंड इज प्राइमरली मीन्स बाय विच द गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस इकोनॉमी, ठीक है। सिंपल सी बात है। फिजिकल, अगर मान लो सर फिजिकल डिफिसिट, अगर क्या हो सर, फिजिकल पॉलिसी अगर हमारी गवर्नमेंट बनाने में सक्षम नहीं हुई, या फिर फिजिकल पॉलिसी उन्होंने बनाया परंतु वह फिजिकल पॉलिसी कारगर नहीं हुआ, तो क्या हुआ, हमारे देश पे क्या हो सर, कर्ज जो है, हमारा देश जो कर्ज के तले क्या हो सर, दबते जाएगा। समझ रहे मेरे बात को, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से भी आप पैसे लेते हो, ठीक है, हो सकता है सर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से आपने पैसे लिए, तो ये चीज क्या हो सर, ये बात आप समझ सकते हैं। अब आता है सर एक टर्म, एक और टर्म है दोस्तों यहाँ पे, तो इस टर्म के बारे में भी हम लोग समझते हैं, रेवेन्यू डिफिसिट, ठीक है, कि ये रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है। अब देखो क्या होता है दोस्तों, रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। कह द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट इज नोन एज रेवेन्यू डिफिसिट, ठीक है। देखो वही चीज है, कुछ अलग नहीं है दोस्तों। रेवेन्यू डिफिसिट क्या हुआ, सिंपल सी बात है, द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू, देखिए अगर आपको बोले दोस्तों रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, तो क्या होता है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना आपने खर्च किया, उसको आप घटा दीजिए किससे सर, जितना आपने अर्न किया। रेवेन्यू क्या हुआ आपका, जो दोस्तों रिसिप्ट था, ठीक है। इसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डिफिसिट बोलते हैं, ठीक है। तो कोई यहाँ पे सर अलग नहीं है, कोई टर्म नहीं है, फिजिकल डिफिसिट के जैसा ही है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इट शोज शॉर्टफॉल ऑफ गवर्नमेंट्स करेंट रिसिप्ट ओवर द करेंट एक्सपेंडिचर। सिंपल सी बात है, यही कह रहा है कि यह बतलाता है कि गवर्नमेंट कितना एक्सेस खर्च कर रही है और वो कितना पैसा कमा रही है,
कितना पैसा वो अर्न कर रही है, कितना वो क्या सर रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और कितना वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। तो ये बात है सर रेवेन्यू डेफिसिट में। अब दोस्तों समझते हैं रेवेन्यू बजट क्या होता है। ठीक है, इस टर्म को भी हम लोग जान लेते हैं कि रेवेन्यू बजट क्या होता है। अब आइए दोस्तों रेवेन्यू बजट क्या होता है इसको समझते हैं। रेवेन्यू बजट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। एक होता है दोस्तों टैक्स रेवेन्यू और एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। दो टर्म को समझना है आपको। ठीक है, आपको समझना है दोस्तों टैक्स रेवेन्यू को, है ना, एक समझना है दोस्तों टैक्स रेवेन्यू समझना है, और एक आपको समझना है दोस्तों नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक, अब इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और तब ये क्लियर होगा। ठीक है, देखो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू किसे बोलते हैं दोस्तों। तो ऐसा टैक्स, है ना, टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, ऐसा टैक्स रेवेन्यू क्या होता है दोस्तों, इसको समझिएगा। ऐसा टैक्स जिसमें इनकम टैक्स आपका शामिल हो, जिसमें आपका कॉर्पोरेट टैक्स शामिल हो। ठीक है, देखिए रेवेन्यू टैक्स कॉन्सिस्ट टैक्स लाइक इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज टैक्स, कस्टम्स, सर्विस एंड अदर ड्यूटीज दैट द गवर्नमेंट लेवीज। मतलब जो गवर्नमेंट लगाती है ना, जो आप टैक्स लगाते हैं। सिंपल सी बात है, टैक्स रेवेन्यू जो होता है दोस्तों, या तो देखो सिंपल सी बात है, जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने का सर जो लेवी करती है, दूसरों पर लगाती है, दूसरों पे चार्ज करती है। ठीक है, जैसे कोई कंपनी पे चार्ज कर रहा है, या फिर आप बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहे हो तो आप पे इनकम टैक्स लगेगा। ठीक है, तो वो जो टैक्स जो होता है दोस्तों, हमारा जो इनकम टैक्स होता है, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, एक्साइज टैक्स होता है, कस्टम्स होते हैं, है ना, सर्विस टैक्स होता है। तो ये जो टैक्स होता है, ठीक है, इस टैक्स को बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। मतलब इस टैक्स से आने वाले पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है, जो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको बहुत सारे सुख सुविधाएं प्रदान करती है। जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, आपको क्या हो सर, एजुकेशन प्रोवाइड करती है, आपको वाटर सप्लाई देती है दोस्तों, फिर आपको क्या हो सर, एजुकेशन, पोस्टल सर्विस आपको देती है, लाइसेंस आपको देता है दोस्तों। ठीक है, आपको बहुत सारे, है ना, जैसे आप कोई फर्म रजिस्ट्रेशन करवाते हो उसके लिए चार्ज लगता है, हो सकता है किसी चीज़ के फी आप जमा करते होंगे। तो ये जो टैक्स होता है, जो सर्विस के लिए जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सर्विस पब्लिक को, और वो पब्लिक क्या करती है दोस्तों, उसके लिए चार्ज जमा करती है, उसको बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो एक क्या होता है टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू में क्या हुआ दोस्तों, है ना, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज, कस्टम्स, सर्विस, इनकम टैक्स। नॉन टैक्स में क्या हो सर, नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब होगा जो एजुकेशन ये सबसे पब्लिक से ली जाती है। अब आप यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा रेवेन्यू बजट क्या होता है दोस्तों। तो द रेवेन्यू बजट कॉन्सिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखो क्या हो रहा है सर, गवर्नमेंट जो रेवेन्यू बजट जो होता है दोस्तों, रेवेन्यू बजट होता है, अगर आपको रेवेन्यू बजट के बारे में समझना है तो रेवेन्यू बजट क्या हो रहा है दोस्तों, कॉन्सिस्ट करती है रेवेन्यू रिसिप्ट को और कितना खर्च किया उन्होंने। जैसे दोनों को ऐड कर दीजिए आप, है ना, जो रेवेन्यू उन्होंने पाया, जितना पैसा उन्होंने क्या उसका रिसिप्ट किया, जितना पैसा गवर्नमेंट को मिला, और जितना उन्होंने क्या वो सर खर्च किया, इन दोनों मनी को अगर मिला दीजिएगा, जितना पैसा उन्होंने क्या किया सर, अर्न किया, और जितना मनी उन्होंने खर्च किया, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, बजट कहते हैं, रेवेन्यू बजट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है दोस्तों, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक को कहा गया टैक्स रेवेन्यू, एक को कहा गया नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू क्या होता है ये भी हमने समझा दिया था, और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है ये भी हमने समझा दिया था। तो यही चीज़ है, अगर रेवेन्यू बजट की बात करें दोस्तों तो सिंपल सी बात है, अगर हम रेवेन्यू रिसिप्ट जो पैसे रिसीव कर रहा है गवर्नमेंट और जितना पैसा वो खर्च कर रहा है, उन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो क्या कहलाता है, रेवेन्यू बजट कहलाता है दोस्तों। तो एक एक टर्म से आप क्या करेंगे, वाकिफ रहेंगे। आगे चलते हैं। अब एक टर्म आता है दोस्तों, है ना, मतलब बड़ा, मतलब जीएसटी के नाम सुनते ही क्या सर, मतलब हाथ बाल पे चला जाता है, और क्या सर, मतलब वो एक ललक हो जाती है कि भाई ये क्या हो गया।
तो देखो होता क्या है सर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या हो दोस्तों डिफाइन किया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स को एज एन एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिक्वर और फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो सिंपल सी बात है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दोस्तों गुड्स पे, सर्विस पे और गुड्स और सर्विस, ये तीन समझ लीजिए, या तो आप गुड प्रोवाइड कर रहे हो तब भी आपको एक सर्विस देना है, आपको टैक्स देनी है, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तब भी उस पर टैक्स लगेगा, और हो सकता है कि आप गुड्स और सर्विस दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं तब भी आपको टैक्स देना है। तो ये जो टैक्स जो शामिल होती है इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, जीएसटी कहा जाता है। लेकिन इसमें क्या हो सर, ये क्या हो सर, लिक्वर को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि यह जो लिक्वर होता है दोस्तों ये स्टेट्स का एक्ट होता है, ये स्टेट क्या होता है दोस्तों, टैक्स होता है, स्टेट टैक्स होता है, ठीक है। तो ये क्या हो सर, लिक्वर कंजप्शन जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज किया था उस पर ये नहीं है। अब व्हाट इज गुड्स क्या है, सर्विस क्या है, ये आप अपने एक बार पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विस का मतलब क्या हो दोस्तों, है ना, मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, जो गुड्स के एक्सेप्ट है उसे हम लोग सर्विस बोलेंगे, और जो क्या हो सर, हम मूवेबल जो प्रॉपर्टी है एनी मतलब एवरी टाइप्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, गुड्स बोलेंगे। ठीक है, आप इसको और एक बार रीड कर लेंगे। चलिएगा अब आगे दोस्तों चलते हैं। अब एक बात आती है कि चलो भाई, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अभी कुछ देर पहले आपने दोस्तों फिस्कल बजट पढ़ा था, ठीक है, और आपने एक टर्म और भी आपने पढ़ा था दोस्तों, यहां पे देखिए, है ना, फिस्कल डिफिसिट, फिस्कल पॉलिसी आपने पढ़ा था। तो फिस्कल पॉलिसी का ही यह जो हिस्सा है दोस्तों हमारा, ये आपका जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो फिस्कल पॉलिसी का ही एक हिस्सा है। अब ये कैसे हिस्सा है इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल सी बात है, मैं वही चीज यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मान लीजिए सर आपके घर में 100 रुपया का अर्निंग हो रहा है, ठीक है, तो अब आप सर आप खर्च कर रहे हो सर 150 रुपीज, तो ये 50 रुपीज एक्स्ट्रा जो खर्च हो रहा है इसके लिए क्या हो सर, मतलब मैनेजमेंट के लिए कुछ तो पॉलिसी चाहिए, कोई एक्ट चाहिए, कानून चाहिए, कि भाई कानून का मतलब ये हुआ कि हम इस मनी को, हम इस 50 रुपीज को, एक्स्ट्रा रुपीज को हम ये कब कब खर्च करेंगे, है ना, ये किस परिस्थिति में खर्च किया जाएगा। दूसरी बात, आपको ये भी पता है कि ये 50 रुपीज हम कहां से लेंगे, ये दोनों बात के बारे में सोचना है। ये 50 रुपीज सिंपल सी बात है, आप मान लीजिए सर 100 रुपये आपके घर में आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आप एक्सपेंड 150 रुपीज एक्सपेंड कर रहे हो, तो ये जो 50 रुपीज एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको आप क्या हो सर, बड़े ही सतर्कता से आप इसे खर्च करेंगे। ठीक है, बड़े ही क्या हो सर, मतलब कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल होकर के आप इसे खर्च करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसे इकोनॉमिकल होकर खर्च करेंगे इसका मतलब आपको एक, है ना, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से खर्च करेंगे, और जहां पे जरूरत है, जहां पे एकदम मुश्किल परिस्थिति है वहीं पे आप खर्च करेंगे। तो ये खर्च कब किया जाएगा 50 रुपीज को, उसकी भी क्या हो सर, मतलब उसकी भी क्या हो ना सर, एक मैनेजमेंट होनी चाहिए, और कहां से ये 50 रुपीज आएगा, या फिर ये 50 रुपीज के अलावा अगर मान लीजिए 50 प्लस की भी जरूरत पड़ी तो ये मनी कहां से आएगा। इस पूरे मैनेजमेंट को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 बनाया। ठीक है, इसी चीज को क्या हो सर उन्होंने मद्देनजर रखते हुए, अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। सिंपल थी दोस्तों, है ना, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में क्या हो सर, ये पास किया गया था, एक्ट था, है ना, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने टू इंस्टीट्यूशनलाइज क्या हो सर, टू इंस्टीट्यूशनलाइज फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन मैंने क्या कहा दोस्तों, वही तो डिसिप्लिन है, कहां से मैं खर्च करूंगा, कब खर्च करूंगा, कब जरूरत होगा खर्च करने का, है ना, एंड रिड्यूस इंडियन फिस्कल डिफिसिट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मैनेजमेंट बनेगा तभी तो आपका घर का क्या हो सर, फिजिकल डिफिसिट सही होगा। ठीक है, आप मैनेजमेंट करेंगे ही नहीं तब तो हो सकता है कि 50 रुपीज से ज्यादा भी आपको जरूरत पड़ जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को, तो रिड्यूस कोशिश करेगा इस पॉलिसी का या इस एक्ट का, ये क्या हो सर, हमेशा ये ध्यान में रखता है कि हमारे देश का फिजिकल डिफिसिट क्या रहे, कम से कम रहे, है ना। इंप्रूव माइक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट, माइक्रो और एक तो होता है मैक्रो, ठीक है, और एक होता है माइक्रो। माइक्रो जो वर्ड होता है दोस्तों छोटा के लिए, माइक्रो का मतलब बड़ा,
हम किस तरह से बृहद पैमाने पे अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव करेंगे, इसके बारे में भी इसको सोचना है। इस एक्ट को 3 बातें, फिजिकल डिसिप्लिन को फॉलो करना है, रिड्यूस इंडियन फिजिकल डिफिसिट और इंप्रूव मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब बृहद पैमाने पे हम इकोनॉमी को कैसे मैनेज करेंगे ये भी सोचना है। एंड ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फंड बाय मूविंग टुवर्ड्स बैलेंस्ड बजट। ठीक है, एक ऐसा बजट तैयार करना है, एक ऐसा फिजिकल बजट होना चाहिए जिसमें क्या हो सर, बहुत अच्छे तरीके से पब्लिक तक फंड पहुंचाया जा सके। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वही समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों। एक तो ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने के लिए ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, टू इंट्रोड्यूस मोर इक्विटेबल एंड मैनेजेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्रीज डेब्ट ओवर द ईयर्स। मैंने क्या बोला था, कर्ज की बात कर रहा था। अगर फिजिकल डिफिसिट आपके कंट्री का बढ़ जाता है तो इसका मतलब आपके कंट्री पे कर्ज ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कर्ज को कैसे क्या हो सर, इक्विटेबल रखा जाए, है ना, इसको भी क्या करना है, सोचना है। और दूसरे दोस्तों, टू एम फॉर द फिजिकल स्टेबिलिटी फॉर इंडिया इन अ लॉन्ग रन, है ना भाई, सोचना है कि लॉन्ग रन, लंबे समय तक फिजिकल डिफिसिट कैसे स्टेबल रहे। ठीक है, इसके बारे में भी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 को सोचना है। तो बहुत ही ल्यूसिड मैनर में आपको समझा रहा हूं एक एक चीज को। ठीक है, टर्म को भी समझ रहे हैं और आपके दिमाग में पूरी चीजें छप जा रही होगी। ठीक है, रट्टा मत मारिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़े और कहीं भी आपको समझने की कोशिश करना होगा। अब एक वर्ड ना, ये बहुत ही अभी करंट न्यूज में, अब देखो मैं करंट में इंटर कर रहा हूं, क्योंकि अब आप करेंट में जब इंटर करेंगे ना तो ये सब टर्म आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जो जो टर्म मैंने ऊपर बताया। ठीक है, जैसे मैंने फिजिकल डिफिसिट बताया, नॉन टैक्स रेवेन्यू बताया, टैक्स रेवेन्यू बतलाया, है ना, फिजिकल पॉलिसी बताया। ठीक है, तो ये सब ना वर्ड आपको आना शुरू कर जाएंगे। नन बोरोविंग्स बताया, तो ये सब वर्ड्स जो ना अब यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे। तो ये बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक टर्म बड़ा ही चर्चित वर्ड अभी आ रहा था, है ना, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, है ना। एक तो एडवांसेस कहा है दोस्तों। एडवांसेस का मतलब क्या हुआ कि भाई पहले ही मैं कैसे कभी बोलता हूं एडवांस में मैंने किसी से पैसे ले लिए, है ना। तो तरीके हैं और क्या है दोस्तों, मीन्स है, सुविधा है। ठीक है, तरीके हैं, सुविधा है एडवांस का। ठीक है, और ये तरीका और सुविधा किसके लिए है ये समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा। Simply put, it is a facility for both the central and the state to borrow from RBI। कुछ नहीं, बस सिंपल सी बात है दोस्तों। ये जो एडवांस लेने का, ये जो एडवांस पैसा लेते हैं, ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस जिसको हम बोलते हैं WMA, वो है क्या दोस्तों, सेंटर के पास और स्टेट के पास ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है कि वो RBI से पैसा ले सकती है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कि ले सकते उसको चुकाएंगे नहीं, लेंगे तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ वहां पे सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको वहां पे जमा करना पड़ेगा। और एक बात और, वो पैसा ऐसा नहीं कि आप बहुत दिन के लिए, भैया आप याद रखेंगे दोस्तों, ये पैसा जो होगा, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू देयर बीइंग रीपेएबल नॉट लेटर देन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग द एडवांस। जब आपको एडवांस मनी दिया गया तो वो पैसा सर आपको 3 months में ही जमा कर देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे देखो कभी आपने सर जैसे रेपो रेट पढ़ा था, है ना, रिवर्स रेपो रेट पढ़ा था। रिवर्स रेपो रेट में कौन लेगी, RBI पैसा लेगी। रेपो रेट में कौन लेगा दोस्तों, कमर्शियल बैंक पैसा लेगी। लेकिन अगर आपको WMA की बात करेंगे तो ये कौन पैसा लेगा, ये पैसा सेंटर लेगा और स्टेट लेगा। ठीक है, तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है किसको सर, सेंटर को और स्टेट को। ठीक है, तो ये जो वर्ड अगर आप अब हम यूज करेंगे, अगर मान लीजिए वर्ड यूज करते हैं WMA, है ना, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। बाकी आप यहां से पढ़ सकते हैं, पूरी तरह से क्लियर है। अच्छा, सिंपल सी बात है। एक बात और मैं आपको बताता हूं, एक बात और दोस्तों, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर मान लीजिए सर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इस, है ना, वेज एंड मीन्स एडवांसेस का अगर यूज करती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे हमारी क्या हो सर, हमारी लिक्विडिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी का मतलब सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूं, फ्लो ऑफ मनी इन मार्केट, फ्लो ऑफ मनी इन मार्केट। जैसे मान लीजिएगा दोस्तों अभी कोविड-19, ये कोविड-19 से लोग गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास समझिए पैसे ही नहीं रहेंगे तो आप खरीदारी कहां से करोगे। ठीक है, तो
मार्केट में पैसे होने चाहिए ना, मार्केट में पैसे ही नहीं रहेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरे बात को? तो ये बात आपको समझनी है। आगे चलते हैं दोस्तों, समझते हैं। अब एक सबसे पहले ही बात आप स्टार्ट होती है, यहां से आपकी स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। केस फर्स्ट हमारा क्या था दोस्तों? हमारा यही था, है ना, आरबीआई रिलैक्सेशन टू रिवाइव इकोनॉमी। आरबीआई ने क्या क्या रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। ठीक है, तो पहला केस स्टार्ट होता है यहां से। पहला केस यह है दोस्तों कि आरबीआई ने अनाउंस किया कि WMA, ठीक है, WMA जो अमाउंट है, ठीक है, WMA का अमाउंट जो है उसको 60% में इंक्रीज कर रहा हूं, 60% इंक्रीज कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए, छोटा सा आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, आगे मैं बताऊंगा कि कितना पैसा देना होता है कितना नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए अगर आरबीआई दोस्तों सेंटर को 200 रुपीज प्रोवाइड करती है और स्टेट को 100 रुपीज प्रोवाइड करती है, तो अब ये कोविड-19 के सिचुएशन में क्या करेगी, इसका सर आपको 120 आप जोड़ दीजिए। ठीक है, 60% जोड़ेगा तो कितना हो सर, ये 320 हो गया, और अगर इसका 60 जोड़ेंगे दोस्तों तो ये 160 हो गया। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक ये कोविड-19 का जो सिचुएशन क्या हो सर, ये इमर्ज हुआ, तो अब आरबीआई ने क्या क्या किया है, सॉरी, है ना, कि ये जो वेज एंड मींस एडवांसेज के थ्रू आरबीआई ने कहा दोस्तों, है ना, पहले ही ये कदम उठा लिया, और ये बहुत ही बेहतर कदम था आरबीआई का, जिन्होंने ये अलाउ पहले कर दिया कि मैं क्या करूंगा, अब स्टेट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को 60% ज़्यादा पैसे दूंगा। अगर मैं पहले 100 रुपया 200 रुपये दे रहे थे, अगर मैं पहले 200 रुपीज़ दे रहे थे, तो अब हम 320 रुपीज़ देंगे, और अगर हम पहले 100 रुपीज़ दे रहे थे स्टेट को, तो अब हम क्या करेंगे, 160 रुपीज़ प्रोवाइड करेंगे। यही क्या हो सर, यही है WMA। तो ये जो पैसा मिला है 60% जो इंक्रीज हुआ है, किस माध्यम से आरबीआई ने स्टेट को और सेंटर को प्रोवाइड किया, तो वेज एंड मींस एडवांस के थ्रू क्या किया है। क्यों? क्योंकि सर कोविड-19 से क्या करना है, कोविड-19 से के प्रभाव से क्या करना है दोस्तों, हमें क्या करना है, मार्केट को बचाना है। इसीलिए क्या हो सर, मार्केट में चूंकि लिक्विडिटी बनी रहेगी, लोग क्या करेंगे, खरीदारी करते रहेंगे, तो ये चीज क्या हो सर, ये बेटर प्लान था मार्केट बोरोविंग्स के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको 100% समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहां पे अब ये बात उठती है कि अब देखो ये जो पैसे लिए हैं, तो कैसे लिए हैं दोस्तों, ये बात समझ लीजिएगा। अब ऐसे पैसे जब कोई रेट तो ऐसा होगा, कोई तो ऐसा रेट होगा जिसमें मैंने क्या बोला था, है ना, अगर मान लो दोस्तों सिंपल सी बात है, WMA ने गवर्नमेंट को पैसा दिया और स्टेट को भी पैसा दिया, तो कोई तो ऐसा रेट होगा जिसके थ्रू ये आरबीआई जो होगा कोई रेट होगा, उस रेट पे क्या हो सर, इस गवर्नमेंट को भी पैसा दिया गया होगा और इस स्टेट को भी पैसा दिया गया। तो वह जो पैसा WMA के थ्रू दिया जाता है आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट को और स्टेट को, वह रेट जो होता है दोस्तों रेपो रेट के इक्वल होता है। रेपो रेट का क्या होता है दोस्तों, इक्वल होता है। सिंपल सी बात में समझने की कोशिश करना। ठीक है, WMA के थ्रू आरबीआई जो गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसे, सेंटर गवर्नमेंट को, सेंटर को और स्टेट को जो पैसे प्रोवाइड करते हैं, उस रेट पे, किस रेट पे, रेपो रेट पे क्या हो सर, ये प्रोवाइड करेगी। तो कौन सा रेट है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, वो हमारा क्या हो सर, आरबीआई का रेपो रेट पे ही दिया जाएगा पैसा। वो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, आरबीआई का रेपो रेट, जो अभी कितना है दोस्तों, 4.4% है। लेकिन अब यहां पे बात समझना जरा, आरबीआई ने क्या कहा, आरबीआई ने कहा कि मैं इस पैसे को दूंगा 4.4% पे, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, हाउएवर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि मैं क्या करूंगा, रेपो रेट से 2 पॉइंट्स ज्यादा मैं बढ़कर लूंगा पैसा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आरबीआई क्या हो सर, आरबीआई का बैलेंस ना बिगड़े, है ना, क्योंकि बाद में वो पैसे चुका देंगे आरबीआई को। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया दोस्तों, 2% ज्यादा पे क्या हो सर उस पैसे लिया, मतलब वो क्या हो सर 4.6% पे गवर्नमेंट ने, है ना, गवर्नमेंट ने WMA के थ्रू आरबीआई से पैसा
लिया है, क्रेडिट करवाया है। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर सबसे पहली बात समझने की कोशिश करना, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि WMA लिमिट्स जो प्रोवाइड की जाती है स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो किस रेट पे प्रोवाइड की जाती है, तो क्या होता है, वो RBI का रेपो रेट पे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अभी हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए कितना परसेंट पे लड़, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने पैसे वो क्या किए हो, ऑक्यूपाई किया है, तो वो उसके लिए क्या उसे 2% ज़्यादा करके लिए हैं। जितना रेपो रेट था उससे 2% ज़्यादा है, इसका मतलब 6.4% है। और अभी का जो दोस्तों रेपो रेट है वो 4.4% है। ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट बात को समझते हैं। अभी तीसरी बात जो स्टार्ट होती है यहाँ पे, अभी देखिए हम लोग अभी एक ही पॉइंट को समझ रहे हैं। ठीक है। ये जो पहला बात हमने समझा कि भाई WMA के थ्रू 60% क्या हुआ सर, ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या चीजें, ये सारी बात को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। What are the existing WMA limits and overdraft condition? मैंने पहले ही बताया था, मैं तो 100 पे लेकर एग्जाम्पल आपको दिया था। ठीक है। लेकिन अब ये बात समझना है कि ये क्या लिमिट है, तो ये बात समझ लीजिएगा दोस्तों, क्या लिमिट है। आइए इस बात को देखते हैं। तो देखिए आपको बता दूं कि 2020 से 2019 और 20 में दोस्तों ये जो लिमिट था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 75,000 करोड़ था। लेकिन चूंकि जब इसका 60% बढ़ा दिया गया है, तो अब क्या होगा दोस्तों, ये 2020 और 2021 के लिए सर 120,000 करोड़ रुपया सर इन्होंने क्या हो सर इस बार प्रोवाइड करने वाले हैं। 2019 से 20 के बीच में 75,000 करोड़ रुपीस थी, लेकिन दोस्तों 2020 से 2021 के लिए इतना पैसा हो चुका है। ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर वही चीज मैं आपको यहां पे भी बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। पहले जो थी, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते थे पैसे, है ना, वो क्या था दोस्तों, पहले कुछ कम था, है ना। पहले दोस्तों मान लीजिए सर 35 करोड़ के लिमिट में लगभग था। ठीक है। लेकिन अब जो है दोस्तों, ये कितना पैसा प्रोवाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट को, तो 51,560 करोड़ रुपीस प्रोवाइड करेगा स्टेट को सर। कौन? RBI प्रोवाइड करेगा, है ना। ये बैलेंस देगी किसके थ्रू दोस्तों, WMA। ठीक है, वेज एंड मींस एडवांसेस के थ्रू। क्लियर है? क्लियर है यहां तक दोस्तों? अब आगे बढ़ता हूं, अब इसके आगे समझने की कोशिश कीजिएगा। कांट दे बोरो फ्रॉम द मार्केट। अब देखो ये क्वेश्चन उठता है कि भाई क्यों RBI ने क्यों पैसा दिया। ठीक है, क्या ये पैसा कहीं और मार्केट से जुगाड़ नहीं हो सकता था? तो इसकी कोई संभावना नहीं थी। इसकी कोई संभावना क्यों नहीं थी, इसके पीछे भी रीजन दिया गया है, और रीजन बहुत अच्छा है। जो हमने टर्म वहां पे यूज किया था, अब आइए उस टर्म का यहां पे यूज होने वाला है दोस्तों। दोस्तों यहां पे कहा जा रहा है कि स्टेट का जो ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट था, लगभग 22 स्टेट का वो पहले ही ज्यादा था, 2.4% था। ठीक है, वो 2.4% था, है ना। 2.4% से सर कहां बढ़ के चला, 2.9% चला गया था, है ना। 2019-20 से 2018-19 में 18-19 में दोस्तों, है ना, कितना परसेंट था टोटल फिस्कल डिफिसिट? 22 स्टेट्स का टोटल ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट जो था दोस्तों 2.4% था, है ना, 2018 और 19 में। ठीक है, और वह 1920 में बढ़कर कितना परसेंट हो गया था दोस्तों, 2.9% हो गया था। मतलब 0.5% की इंक्रीजमेंट ऑलरेडी हो चुका था फिस्कल डिफिसिट का। फिस्कल डिफिसिट मैंने क्या बोला था, वही कर्ज की बात मैंने बोला था, एक्स्ट्रा जो अमाउंट एक्सपेंड कर रहे हैं उसी की बात मैं कर रहा हूं। तो 0.5% तो ऐसे ही बढ़ गया। अच्छा, तो जैसा कि पता है कि 2019 में दिसंबर मंथ में सर कोविड-19 क्या हो सर वुहान सिटी से आउटब्रेक किया, और ये जाकर सर हमारे मार्च मंथ में, है ना, मार्च मंथ में सर हमारे इंडिया को ये पूरी तरह से चपेट में ले लिया। तो ये कैसे संभावना बन सकता है कि सर क्या हो सर कि फिजिकल डिफिसिट, है ना, स्टेट जो है वो पैसा का जुगाड़ खुद से कर सकती थी? कभी हो ही नहीं सकता। वो तो ऑलरेडी क्या हो सर, ऑलरेडी लगभग, अगर आपको सर थोड़ी सी अगर सोचने की कोशिश कीजिए, तो अगर मान लीजिए 2019-20 में फिजिकल डिफिसिट स्टेट का 20 स्टेट्स का ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट 2.9% था,
तो अगर आपकी बात करें थोड़ी सी, अगर थोड़ा सा दिमाग अगर दौड़ाएं, तो अगर ये कोविड-19 से क्या हो सर फाइट करने के लिए लगभग स्टेट की फिजिकल डिफिसिट शायद 3% से ज्यादा हो जाता, तब तो ये क्या हो सर, और भी क्या हो सर, है ना, मतलब एक कॉन्ट्राडिक्शनल और एक क्या हो सकते हैं दोस्तों, मतलब बुरा स्थिति हो सकता था। तो दैट इज वाई ये कोई तरीका ही नहीं था, कोई वैसा रास्ता ही नहीं था जिसके कारण सर मार्केट से वो पैसे स्टेट क्या कर सकते थे या फिर सेंटर जुगाड़ कर सकता था। तो यही रीजन दिया गया, बाकी चीजें आपको समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ जाइएगा आप, क्लियर है। तो यहाँ पे यही चीजें दी गई है दोस्तों, और बहुत आसानी तरीके से ल्यूसिड मैनर में मैं समझा दिया। बस यहाँ पे चूंकि डाटा प्रोवाइड किया गया है, ये डाटा मैं नहीं प्रोवाइड करके मैंने क्लियरली आपको समझा दिया कि क्या कारण था, क्या रीजन था, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ चुका होगा, क्लियरली है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखो मैं एक बात और समझाता हूं। देखो सबसे पहली बात, एक चीज और मैं समझाना चाहता हूं। एक्चुअली इतना ये तब हो रहा है दोस्तों जब ऑलरेडी, जैसा कि अभी आपको पता कि रिवर्स, अभी हमने बताया कि रेपो रेट 4.5% है, लेकिन ये पहले दोस्तों रेपो रेट क्या था, 5.15% था। अब देखो आरबीआई को रेपो रेट घटाने के बावजूद भी, आरबीआई को रेपो रेट घटाने के बावजूद भी ये स्थिति है स्टेट्स का, तब तो कोई मतलब चारा ही नहीं था, कोई तो कहे सर, कोई मतलब उसके पास मतलब कोई तरीका ही नहीं था जिसके कारण से क्या हो सर वो मार्केट से पैसा अवेलेबल कर सकता था, स्टेट या सेंट्रल। तो दैट इज वाई क्या हो सर, ये आरबीआई को ये सिचुएशन में, इस कोविड-19 के सिचुएशन में ये क्या करना पड़ा, कदम उठाना पड़ा, क्लियर है। आइए नेक्स्ट बात को समझते हैं। अभी क्वेश्चन उठता है, अगला क्वेश्चन उठता है दोस्तों, सो विल द इंक्रीज इन WMA लिमिट्स हेल्प। भाई अभी क्वेश्चन उठ रहा है, क्या जो WMA का लिमिट्स जो है वो क्या हेल्पफुल होगा। तो हाँ, हेल्पफुल तो 100% होगा। अब सोचिए कहाँ सर पहले, है ना, 32,000 करोड़ के लगभग क्या हो सर स्टेट को प्रोवाइड की जा रही थी। पहले कहाँ सर सेंटर को 75,000 करोड़ रुपीज प्रोवाइड की जा रही थी, है ना। तो एक्स्ट्रा क्या हो सर, आपको पता है सर यहाँ पे 120,000 करोड़ रुपीज प्रोवाइड की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा अमाउंट है ना, जो ये बड़ा अमाउंट हेल्पफुल हो सकता है दोस्तों, है ना। ये जो इतनी बड़ी एक वार का सिचुएशन जो बना हुआ है दोस्तों, एक बहुत ही मतलब बदतर सिचुएशन, बैड सिचुएशन जो बना हुआ है, इस सिचुएशन से लड़ने के लिए ये बहुत ही काम कर सकता है, ठीक है। ये हमारा जो नेशनल कैलेमिटी है, एक्ट ऑफ वार है, इससे क्या करने के लिए, फाइट करने के लिए ये मनी क्या कर सकती है, हेल्पफुल हो सकता है, बट नॉट एट ऑल, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन जरूर ये हेल्पफुल होगा, क्लियर है। अब यहीं पे एक चीज बात बोली जा रही है दोस्तों, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। एट द सेम पॉइंट सेंटर एट लिस्ट माइट हैव इन्वोक सेक्शन 5(3) फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। अब देखो मैंने फिर से बोला था, अभी देखो थोड़ा देर मैंने क्या बताया था दोस्तों, मैंने कहा था कि स्टेट का ऑलरेडी 2.4% फिजिकल डिफिसिट पहले से चलता आ रहा था। अब क्या हो सर 2019-20 में दोस्तों क्या हो सर फिजिकल डिफिसिट 2.9% ही बढ़ गया। तो इसकी जो 1 ईयर की फिजिकल डिफिसिट इंक्रीज क्या हो सर 0.5% हो चुका था। तो ये कैसे माने अगर ये पैसा अगर प्रोवाइड, ये डायरेक्ट अगर पैसा प्रोवाइड नहीं किया था सर स्टेट फंड में और सेंटर फंड में, तब तो सर स्टेट की और सेंटर का फिजिकल डिफिसिट और भी बढ़ता जाता। तो चूंकि सर ये किसका काम है, ये तो सर क्या हो सर फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट एक्ट 2003, यह क्या था दोस्तों, ये एक एक्ट था जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है दोस्तों क्या करेगी, फिजिकल डिफिसिट को कंट्रोल में रखेगा ताकि फिजिकल डिफिसिट बढ़ाए नहीं, इंक्रीज ना करे। तो दैट इज वाई इस एक्ट ऑफ वार से, नेशनल कैलेमिटीज से दोस्तों लड़ने के लिए यह फैसला लिया गया, ठीक है, आरबीआई के द्वारा, क्लियर है। मैं आशा करता हूं कि हर एक चीज क्लियर हो रहा होगा आपको। अब आते हैं दोस्तों केस 2 के पास। अब आते अभी केस 1 खत्म हुआ दोस्तों, ये केस WMA के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा, वो WMA के बारे में हम लोगों ने अब ये समझ लिया। अब आते हैं दोस्तों केस 2 के बारे में कि केस 2 क्या कहता है, ठीक है। केस 2 क्या कहता है, केस 2 में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रावधान किया गया है, ये बात आपको समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले आपको समझना है टारगेटेड लॉन्ग टर्म ऑपरेशन, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। अब देखो मैंने फिर से पहले बोल दिया, रेपो रेट क्या होता है दोस्तों, रेपो रेट क्या होता है, थोड़ी सी अगर आप याद कर रहे होंगे तो रेपो रेट मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए
वर्ड को सुनना, शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसे लेते हैं, क्रेडिट करवाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। अब दोस्तों क्या करना, ध्यान देना, हाल ही में पिछले ही मंथ में, है ना, पिछले ही मंथ में दोस्तों आरबीआई ने ये एक वर्ड अनाउंस किया, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ये टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो रेपो ऑपरेशन होगा वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगा, वो जो पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे रेपो रेट के थ्रू, किसको, बैंक को, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है, वो पैसे क्या होते थे दोस्तों, वो शॉर्ट टर्म के लिए होते थे। ध्यान देना, ये क्या है दोस्तों, ये हमारा आरबीआई है, हमारा कॉमर्शियल बैंक है, और ये हमारा कस्टमर्स है। तो आरबीआई पैसे देती थी रेपो रेट पे कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए। तो अब ये जो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देगी, ये एक टारगेट होगा, एक टारगेट होगा कि इतना दिन तक मैं दूंगा, ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म टारगेट होगा, शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि ये लॉन्ग टर्म टारगेट होगा। एक बात आपको बता दूं, हर साल लगभग सर, हर साल टोटल 6 क्या दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी तैयार की जाती है ना, 6 बार रिवाइव की जाती है, ठीक है। तो ये बात आप समझने की कोशिश करना, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो क्या हो दोस्तों, यहाँ पे केस 2 में क्या रहा है दोस्तों, ये आपकी कल की ही न्यूज़ में बता रहा हूँ कि आरबीआई ने दोस्तों, है ना, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया फाइनेंशियल सिस्टम को। सेकेंड मेजर लेते हुए, दूसरा मेजर लेते हुए उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने क्या किया, इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक चीज समझना होगा। ये तो पहली बात समझ में आया सर कि टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो रेट क्या होता है, ठीक है। दूसरी बात आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसे आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों। दोस्तों यहां पे आप देख रहे होंगे कि जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, है ना, शांति कांता दास, उन्होंने सर इस लॉकडाउन में, है ना, इकोनॉमी के इम्पैक्ट को किस तरह से कॉम्बेट किया जाए उस पर पूरी तरह से अच्छे तरह से काम किए और काम करते दिखे हुए भी हैं, है ना। इस बार क्या हो सर, आरबीआई ने ग्राउंड लेवल पे उतर के, ग्राउंड लेवल पे उतर का मतलब क्या हो सर, जैसे मान लीजिए किसी प्रकार जैसे रेपो रेट कुछ होता था दोस्तों, ठीक है, या फिर पैसे जब अनाउंस किए जाते थे कॉमर्शियल बैंक को, तो वो जो पैसे होते थे वो किनके पास चले जाते थे, बड़े बड़े जो, है ना, इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े जो मतलब इकोनॉमी को जो संभाले रहते थे लोग, उनके पास ये पैसे चल जाते थे। वो पैसे बॉन्ड के रूप में चले जाते थे, है ना, वो पैसे पीएसयू के रूप में चला जाता था, वो पैसे जो होता है ना बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के रूप के पास चले जाते थे। तो ग्राउंड लेवल पे पैसे नहीं पहुंच पाते थे, है ना, जैसे वो पैसे ना एनबीएफसी के पास नहीं पहुंच पाता था दोस्तों, स्मॉल बोरोवर्स के पास नहीं पहुंच पाता था। तो इस बार ना आरबीआई ने बहुत ही ग्राउंड लेवल पे उतर के, है ना, ग्राउंड लेवल पे उतर के सर इस बार उन्होंने काम किया है ना। तो इकोनॉमी को बहुत ही मतलब इस तरह से, मतलब इस तरह से आरबीआई ने काम किया कि वो जो पैसे मैं अलॉट कर रहा हूं अभी, वो पैसे किसी भी तरह से वो पीएसयू में ना जाए, बड़े कॉर्पोरेट्स के पास नहीं चले जाए, ठीक है, वो पैसे स्मॉल मीडियम एमएसएमई को क्या हो सर, ये लाभ पहुंचे, ठीक है। तो जैसे एमएसएमई के पास मतलब माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के पास ये पैसे पहुंचे। तो अब देखो इन्होंने आरबीआई ने क्या किया दोस्तों, इसको मैं थोड़े से समझ लेता हूं। तो ये बातें जो मैंने अभी बोला यही बातें पूरी तरह से लिखी हुई थी, है ना। उन्होंने क्या हो सर, ये पूरे ग्राउंड लेवल पे उतर कर काम किया है आरबीआई ने, ठीक है, टू कैलिब्रेट द मूव्स बेस्ड ऑन कांस्टेंट फीडबैक फ्रॉम द क्या हो सर, ग्राउंड लेवल, ठीक है। आरबीआई क्या हो सर, ये क्या जेनरस है लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए कि सर मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो कमे नहीं, ठीक है। तो ये इस पर क्या हो सर, लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए पूरे ग्राउंड लेवल पे आरबीआई के जो हमारे क्या हो सर गवर्नर हैं शांति कांता दास ने क्या हो सर वर्क किया है। तो ये बात आपने समझ लिया। अब उन्होंने किया क्या दोस्तों, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लर्नड फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंस ऑफ द टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था दोस्तों, ये मैं आपकी थोड़ी सी कहानी सुना देता हूं। एक्चुअली क्या हुआ, ये जो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जो है, इसके थ्रू पहले ही पैसे गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया था, है ना। लगभग लास्ट मंथ में ये प्रोवाइड किया गया था दोस्तों, लास्ट वीक में ही प्रोवाइड किया गया था। तो वो जो पैसे थे वो 1 लाख करोड़ था, ठीक है, 1 लाख करोड़ प्रोवाइड किया गया था, किसको, कॉमर्शियल बैंक को प्रोवाइड किए गए थे।
कॉमर्शियल बैंक को प्रोवाइड किए थे। तो ये जो 1 लाख करोड़ पैसे मनी थे जो दोस्तों, ये किसके पास गया? कॉमर्शियल बैंक के पास गया। और ये कॉमर्शियल बैंक के जो पैसे थे वो पीएसयू में चले गए। और कहाँ चले गए दोस्तों? पीएसयू में और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के पास चले गए। तो आरबीआई ने ग्राउंड लेवल पे उतरकर ग्राउंड फीडबैक लिया, और ग्राउंड फीडबैक लेकर उन्होंने काम किया कि अब की जो मतलब इस बार जो मैं पैसे दे रहा हूं 50,000 करोड़ रुपीस, किसके थ्रू? टारगेटेड लॉन्ग टर्म ऑपरेशन, रेपो ऑपरेशन के थ्रू। वो पैसे पूरी तरह से इन्वेस्ट होनी चाहिए बॉन्ड्स में, पेपर ऑफ एनबीएफसी में खर्च होनी चाहिए। अब ये एनबीएफसी क्या होता है दोस्तों, इसे भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जैसे आपका नबार्ड हो गया, ठीक है, एनएसबी हो गया, नेशनल एनएचबी हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, सिडबी हो गया दोस्तों। तो ये आपका क्या हो सर? एनबीएफसी कंपनी होते हैं, है ना। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, माइक्रो बोल रहा हूं, मैक्रो नहीं, मैक्रो मतलब बड़ा लेवल का नहीं, जो स्मॉल इंस्टीट्यूशन है उनके पास ये पैसे पहुंचने चाहिए, ठीक है। उन्होंने पहले ही रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि ये जो पैसे इन्वेस्ट होंगे, ये जो 50,000 करोड़ रुपया, है ना, जो दिए जा रहे हैं टारगेटेड लॉन्ग टर्म ऑपरेशन के थ्रू, ये पैसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास पहुंचनी चाहिए, है ना, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होनी चाहिए, पेपर ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के पास जानी चाहिए, मतलब जैसे सिंपल से नबार्ड के पास, सीडीबी के पास, एनएचबी के पास जानी चाहिए। तो ये बात उन्होंने पहले ही क्या कर दिया दोस्तों? रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। तो ये मतलब आरबीआई का मतलब ग्राउंड लेवल पे उतरकर मतलब जबरदस्त काम था दोस्तों, ये मैं कह सकता हूं। तो ये तो बात आपने समझ लिया दोस्तों। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि लॉन्ग टर्म जो ऑपरेशन है उसका जो डेक्स्ट फिक्स किया है दोस्तों 1 ईयर से 3 ईयर तक फिक्स किया गया है, ठीक है। 1 ईयर से 3 ईयर्स के बीच में फिक्स किया गया है, ठीक है। तो इसे ये जो और एक बात मैं बता दूं सर, ये टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जो था वो लास्ट वीक में ही मतलब मॉनेटरी पॉलिसी में एक ऑपरेशन चला था दोस्तों, वो नाम था ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट ये भी आप जान लीजिएगा, ऑपरेशन ट्विस्ट किसका है? तो ऑपरेशन ट्विस्ट दोस्तों आरबीआई के द्वारा चला गया था, ठीक है। और इसी ऑपरेशन ट्विस्ट और कब चला गया था दोस्तों? कोविड-19 से फाइट करने के लिए। और ये ऑपरेशन ट्विस्ट के माध्यम से ही दोस्तों आरबीआई ने लॉन्च किया था टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। हो सकता है देखो ये नया टर्म है, एग्जाम में पूछने का संभावना बहुत ज़्यादा है, तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ठीक है। और ये किस ऑपरेशन के थ्रू दोस्तों? टारगेट, ये ऑपरेशन ट्विस्ट है। अब ये ऑपरेशन ट्विस्ट इंडिया और क्या कर रहे हैं, अमेरिका का कोई ऐसा मत सोचना कि सर ये इंडिया और अमेरिका के बीच का कोई ऑपरेशन है, नेवी ऑपरेशन या कुछ ऐसे नेवल ऑपरेशन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों थर्ड पॉइंट पे। अभी हम केस थर्ड, पहला जो था दोस्तों, है ना, उसमें हम लोगों ने इसमें पढ़ा था WMA के बारे में, ठीक है। दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों, है ना, लॉन्ग टर्म रेपो रेट के ऑपरेशन को कैसे उन्होंने क्या उसे हैंडल किया। तीसरी जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली हुआ क्या दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट को दोस्तों हमारे जो आरबीआई ने है उन्होंने रिड्यूस कर दिया। कितना बेसिस? 25 बेसिस, मतलब 0.25 बेसिस उन्होंने क्या कर दिया दोस्तों? डिक्रीज कर दिया है। क्लियर है? अब आपको मैं समझाता हूं कि मैंने पहले ही आपको बताया था, क्या बताया था? मैंने पहले ही बताया था कि अगर मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है, आपका कॉमर्शियल बैंक है दोस्तों और ये हमारा कस्टमर है, तो हमने क्या कहा था कि अगर किसी भी कंट्री में, है ना, किसी भी कंट्री में नहीं बल्कि इंडिया में मैं बात कर रहा हूं, अगर रिवर्स रेपो रेट को अगर घटाया जाता है, ठीक है, तो रिवर्स रेट को अगर घटाया जाएगा तो ये जो बैंक होंगे, कॉमर्शियल बैंक होंगे, ये पैसा यहां नहीं जमा करके, ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पे पैसे जमा करेंगे, यहां पर पैसा जमा नहीं करके ये पैसे कहां फ्लो करवाएंगे? ये मार्केट में फ्लो करवाएंगे, ये बोरोवर्स के पास जाएगा, ये कॉमनर्स के पास जाएगा, आम आदमी के पास ये लोग पैसा जाएगा। तो क्या हुआ? अगर ये पैसा आम आदमी के पास जाएगा तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी दोस्तों? ये इंक्रीज कर जाएगी। और लिक्विडिटी, मैंने क्या कहा, आरबीआई भी क्या काम कर रही है कि भाई मार्केट में लिक्विडिटी बना रहे, लिक्विडिटी नहीं कम है, ठीक है। तो इस पे आरबीआई बहुत अच्छे से काम कर रही है। इसी के कारण से दोस्तों, है ना, आरबीआई ने फैसला किया कि हमारा जो रिवर्स रेपो रेट है
0.25% इसे क्या किया जाए, डिक्रीज किया जाए। और जो क्या हुआ सर, जाकर क्या हुआ सर, रिवर्स रेपो रेट 4.4% था, आई एम सॉरी, रेपो रेट 4.4% था, रिवर्स रेट सर 4% था, अब जाकर क्या हो सर 3.75% हो गया है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल सी बात है, जो कमर्शियल बैंक होंगे यहां से पैसे निकालेंगे और ये पैसे किसे प्रोवाइड करेंगे, ये कॉमनर्स को प्रोवाइड करेंगे और बोरोवर्स को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्लियर है, अब बात समझ में आ गया होगा। तो ये कैसे मार्केट को कंट्रोल करेगा। एक बात मैं आपको बताता हूं कि 15 अप्रैल तक कॉमर्शियल बैंक का जो पैसा था 6.9 लाख करोड़ रुपया था दोस्तों आरबीआई के पास। किसके थ्रू, रिवर्स रेपो रेट के थ्रू। ठीक है, मतलब जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उनके 6.9 लाख करोड़ रुपया था दोस्तों अप्रैल 15 तक। ठीक है, तो अब ये क्या होगा सर, ये पैसे यहां से निकालेंगे और किसे प्रोवाइड करेंगे, ये सीधे कॉमनर्स के पास जाएगा, बोरोवर्स के पास जाएगा। कौन हेल्पफुल होगा, है ना, ये बोरोवर्स हेल्पफुल होंगे, एमएसएमई, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ये क्या होगा दोस्तों, हेल्पफुल होगा, ये इससे बेनिफिशियल होगा। और हमारे क्या हो सर, हमारे मार्केट में लिक्विडिटी बरकरार रहेगी। अब गवर्नमेंट का क्या हेल्प है दोस्तों, गवर्नमेंट ने क्या फैसला लिया, गवर्नमेंट भी तो कुछ करेगी, अब आरबीआई इतना कर दी तो गवर्नमेंट ने भी क्या हो सर फैसला ले ही लिया। उन्होंने कहा भाई कि आप टेंशन मत लीजिए, पैसा आप मार्केट में दीजिए, एनपीए होने का टेंशन मत लीजिए, एनपीए लेने, एनपीए पैसा जो एनपीए हो जाता है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में कन्वर्ट होता है। अरे सर नॉन परफॉर्मिंग एसेट की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। कौन, हमारे गवर्नमेंट ने आरबीआई को हेल्प किया, है ना, या फिर कॉमर्शियल बैंक को कह रहे सर ये हेल्प किया। तो इन्होंने सर पूरा एनपीए का भार किसने ले लिया है, हमारे गवर्नमेंट ने ले लिया। अब दोस्तों व्हाई ऑल हैव दिस रिलैक्सेशन बीन मेड, तो भाई सिंपल सा रीजन कोविड-19। ठीक है, बाकी आपको सर सिंपल सी बात है, रीजन यही था दोस्तों कि हमारे क्या सर लिक्वर जो थे दोस्तों, है ना, पूरी तरह से जीएसटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, लिक्वर, मोटर व्हीकल्स, स्टाम्प ड्यूटी, पूरी तरह से सब चीज बंद था दोस्तों, है ना, लोगों के पास फूड शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए, रिलीफ मेजर देने के लिए, है ना, ये लॉकडाउन पूरी तरह से बदतर ना हो, इन सारी चीजों से बचने के लिए सर क्या हो सर ये रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया आरबीआई, है ना। ये रिलैक्सेशन कोविड-19 से क्या हो सर फाइट करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा और मार्केट में सर प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी को क्या हो सर बनाए रखेगा और कैश फ्लो को मिसमैच नहीं होने देगा दोस्तों। तो ये पूरी तरह से आपको समझाया गया कि ये क्यों हमारे आरबीआई के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये सारे रिलैक्सेशन प्रोवाइड किए गए, तो इसके पीछे रीजन यही है। चलिए दोस्तों, तो मैं अपनी क्लास को, लेक्चर को बंद करता हूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।